मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भू संचलन और भू संचलन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी एक सारणी को समझेंगे। ये जो आगे आने वाले जो हमारे 5-7 टॉपिक हैं, चाहे उसमें वलन हो, भ्रंशन की क्रिया हो या वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों से संबंधित, यानी इन अपरदनात्मक और प्रमुख रूप से निर्माणक बलों कि क्या क्या विशेषताएं हैं वो भूखंड को प्रभावित करते हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये टॉपिक एम में परिवेश ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है। इसके अलावा यानी यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जामों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई कंपटीशनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर यानी भू मानी पृथ्वी, संचलन मानी उसके अंदर जो परिवर्तन लाने वाले मोमेंट यानी परिवर्तन लाने वाले जो गतियां हैं, बेसिकली हम देखें तो हमारी पृथ्वी है, इसके इतिहास का अवलोकन करें, इसकी आंतरिक संरचना, बाह्य स्ट्रक्चर का हम देखें तो हमारी पृथ्वी है, उसका क्षेत्रफल है 50.995 करोड़, यानी कितना 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इतने बड़े क्षेत्रफल पर पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, जिसमें आपने देखा इस पर जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, या अमेरिका के अंदर एंडीज और रॉकीज पर्वत श्रेणियां हैं, या यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत श्रेणियां हैं। तो इनका यदि हम अवलोकन करें या हम बात करते हैं पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग का करें या कोलंबिया के पठारी भाग का अवलोकन करें या मैदानी भागों का अवलोकन करें, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच है इनका निर्माण काफी लंबे समय से हुआ है और इसमें जो निर्माण के अंदर कई प्रकार के कारकों का योगदान है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पृथ्वी पर भी क्या है यानी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो वो परिवर्तन किन कारणों की वजह से हुए हैं, उन कारणों का भी हम अवलोकन करेंगे कि कौन कौन से तो अंतर्जात बल है जिसके कारण हमारी पृथ्वी के स्ट्रक्चर के अंदर यानी समय दर समय परिवर्तन आया है, कौन से बहिर्जात बल है जो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर यानी कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं बताया जाता है। इससे पहले हमने देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी सूर्य और उसके साथी तारा उसके पास से गुजरा, उससे एक फंडामेंटल निकला, उससे वर्तमान के जो ये अपने पृथ्वी समेत 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। बाद में प्रारंभ में देखें तो पृथ्वी यानी एक ठोस पिंड के अंदर थी, ये हमने इससे पहले वाले सिद्धांत के अंदर देखा था। कौन सा सिद्धांत? वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उसके चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसका पैन था शाला। तो पेंजिया का विघटन हुआ, 2 टुकड़े हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। उसके बाद यानी इनके फिर टुकड़े हुए तो वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। 2017 तक हम महाद्वीपों की संख्या 7 पढ़ रहे थे, लेकिन 8 में एक नया महाद्वीप खोज लिया, जीलैंडिया। तो यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय दर समय कई प्रकार के भूदृश्य यानी बनते हैं और उनमें यानी अपरदन होकर वो नष्ट भी होते हैं। किसी समय हमारी अरावली पर्वत श्रेणी 6 से 7 हजार मीटर होती थी, लेकिन आज उसकी औसत ऊंचाई 920 मीटर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने वाले बल पाए जाते हैं जो हमारे सतल रूप के विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे मैदान हो, भ्रंश हो, घाटियां हो,
विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। इन उच्चावचों के अंदर परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं उनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। तो आज तो हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, फिर एक एक बल को उसको विस्तार से उसमें क्या क्या प्रभाव डालता है, किस नाम से जाना जाता है, उसका व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे। तो पहले तो इस सारणी का अवलोकन करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो ये उच्चावच बने, विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए, उनको कहा जाता है सतल रूपों को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारकों का हम यदि विश्लेषण करें तो कुछ कारक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, जिसको अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी में अंतर्जात बल भी कई कारणों से है, उसका हम आगे विश्लेषण करेंगे कि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों की प्रधानता है या पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो हलचल होती है। तो हम देखिए पृथ्वी के अंदर फर्स्ट बल आता है आपका अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स है या अंतर्जात जो बल है, उसके कारण क्या है, ये जो बल बेसिकली अंतर्जात बल होता है, ये दो रूप में कार्य करता है। एक तो ये काम करता है लंबवत, जैसे ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर हो सकता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसमें कार्य करता है कौन सा, क्षैतिज बल कार्य कर सकता है। तो क्षैतिज के अंदर यानी आमने सामने कार्य कर सकता है, जिसको संपीड़नात्मक बल कहते हैं। विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तनाव मूलक बल लगेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है अंतर्जात बल, तो अंतर्जात पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो उत्पन्न होने वाले जो बल है बेसिकली उनको अंतर्जात बल कहते हैं। और अंतर्जात बल के अंदर भी क्या है, यानी कुछ बल तो ऐसे हैं जो मुख्य रूप से क्या है, सतत रूप से कार्य करते हैं और लंबे समय तक उनका प्रभाव रहता है। और कुछ बल अचानक मुख्य रूप से क्या है, यानी कुछ चंद सेकंड के अंदर प्रफुटित होते हैं। जैसे भूकंप आया 26 जनवरी 2001 को क्या है, गुजरात के अंदर भुज के अंदर भूकंप आया। लगभग 26 जनवरी का दिन था, हम अपना गणतंत्र दिवस बना रहे थे, लेकिन वहां कुछ सेकंडों के अंदर तीव्रगामी भूकंप आया, 1 लाख लोग काल कल्पित हो गए। चाहे वो अपना भुज हो, अंजार हो, ये शहर है, मलियामेट हो गए। तो कहने का तात्पर्य हमारी पृथ्वी पर जो लगते बल हैं वो मुख्य रूप से इनको हम यदि हम डिवाइडेशन करना चाहें तो अंतर्जात बल को दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो आता है पटल विरूपणी बल, दूसरा आ जाता है आकस्मिक अंतर्जात बल। तो पटल विरूपणी बल के अंदर क्या है, यानी हमारी पृथ्वी का जो भूपटल है इसके अंदर क्या कर दे, विरूपण उत्पन्न कर दे, इसके अंदर यानी आमूलचूल परिवर्तन कर देता है, वो बल बेसिकली पटल विरूपणी बल कहलाता है। तो यानी जो ये पटल विरूपणी बल भी क्या है, यानी सतत रूप से कार्य करता है और एक लंबे चौड़े क्षेत्र को प्रभावित करे, तो उस बल को तो कहते हैं महादेशज बल। और एक यानी थोड़ा सीमित क्षेत्र में कार्य करेगा, उसको बेसिकली कहा जाता है पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेशज बल क्या है, तो महादेशज बल की यदि हम बात करते हैं, यानी जिसको कहते हैं एपोजेनेटिक फोरेस्ट, और एपिरोज का मतलब होता है यानी महाद्वीप, और फॉरेस्ट का मतलब तो होता है यानी जो मुख्य रूप से परिवर्तन लाता है। तो एपिरोज प्लस या एपिरोज का मतलब तो क्या हो गया, यानी महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब यानी जो ये एपिरोज है ग्रीक भाषा के एपिरोजेनेसिस शब्द से लिया गया, जिसका एपिरोज का मतलब महाद्वीप और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। यानी जिस बल के द्वारा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है उस बल को महादेशज बल कहते हैं। हमने इससे पूर्व पढ़ा था कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो यानी पहले पृथ्वी थी पेंजिया, तो पेंजिया का टुकड़े होने में 13.6 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और आते आते लगभग क्या है, यानी 8 से 10 करोड़ यानी 13.6 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें एक प्रक्रिया हुई। एक काफी लंबा समय लगा, यदि मनुष्य की अवधि 100 साल है, उसमें यानी अनगिनत पीढ़ियां इसके अंदर आई। तो कहने का तात्पर्य ये बल काफी दीर्घकालिक लंबे समय तक कार्य करता है। इसका हम साधारण तरीके से अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन इन बल के द्वारा यानी एक दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, एक लंबा सतत प्रोसेस होता है, इसमें करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो महादेशज बल के अंदर क्या होता है, जिस बल के द्वारा यानी पेंजिया का विघटन हुआ,
जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। और उसके बाद ये हमारी पृथ्वी के जो वर्तमान 8 महाद्वीप, देखिए 17 से पहले 7 महाद्वीप थे, कौन कौन से उनका भी अवलोकन कर लेते हैं। देखिए एशिया आ जाता है, दूसरा यदि हम बात करते हैं इसे सता हुआ यूरोप आ जाता है, इसके अलावा अफ्रीका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ एक सागर है, यानी यहाँ एक नया महाद्वीप मिला है जेलैंडिया। तो यानी 8 तो ये महाद्वीप, और वर्तमान के 4 महासागर कौन से भाई, यानी एक तो यानी एक यदि आप एक 8वां महाद्वीप हो गया अंटार्कटिका, नीचे आर्कटिक सागर, यानी अंटार्कटिक का तो यानी महाद्वीप है, आर्कटिक सागर है। तो आर्कटिक महासागर यदि हम देखें, दूसरा देखें प्रशांत महासागर आ जाता है, एस आकृति का जो महासागर है अटलांटिक महासागर है, और एम आकृति का महासागर है वो है इंडियन ओशन, जिसको इंडिया के नाम पर इसका नामांकन हुआ। तो हिंद महासागर, इस प्रकार 4 महासागर और 8 महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ वो बल लगा महादेशज बल। और महादेशज बल को यदि हम क्लैरिफिकेशन करना चाहें तो उसके अंदर यानी क्या होगा, यानी कुछ भाग यानी निमंजित हो जाएगा, कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली प्रमुख रूप से क्या है, दीर्घकालिक या हॉरिजॉन्टल बल लगता है, इसके साथ यानी इसके अंदर यानी क्षैतिज बल भी लगता है। तो उसकी वजह से क्या है, एक होता है ऊपरमुखी बल, एक होता है अधोमुखी बल। तो ऊपरमुखी बल के अंदर क्या होता है, कोई भी भूखंड है वो स्थानीय स्तर से यानी उसका क्या हो जाएगा, यानी निमग्न मन नीचे बैठ जाएगा, नीचे बल लगेगा तो, और उत्थान यानी अंतर्जात बल यानी लंबवत लगेगा तो उसका उत्थान हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल बल लगता है, अंदर जाएगा तो निमंजित हो जाएगा, ऊपर उठेगा तो उसका उत्थान हो जाएगा। अधोमुखी बल डाउनवर्ड फोरेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, कोई स्थानीय स्तर यानी स्थान पर यदि कुछ भाग निमंजित हो जाता है, यानी कोई स्थल पर स्थानीय यानी महाद्वीप के अंदर कोई भाग निमंजित हो जाता है और महाद्वीप के अंदर कोई भाग यानी निमंजित होगा तो वहां छोटा झील खाड़ी बन जाएगी, ऊपर उठे अवतलन के अंदर भी यानी स्थानीय स्तर पर इसका क्या होगा, धसाव का प्रोसेस होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य महादेशज बल में महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है, जिसमें कुछ भाग ऊपर उठ जाएंगे और कुछ मुख्य रूप से निमंजित भी हो जाएंगे। निमंजित होंगे वो महासागर या सागर का निर्माण होगा, ऊपर उठेगा महाद्वीप बनेगा। तो हमारी ये पेंजिया था, पेंजिया का जो विघटन हुआ तो वर्तमान के इस 8 महाद्वीप और 4 महासागरों का निर्माण प्रमुख रूप से हुआ। फिर बात करते हैं हम दूसरा बल महादेशज बल। तो दीर्घकालिक बल तो बहुत लंबे समय तक कार्य करता है, करोड़ों वर्षों का समय लगता है। पर्वत निर्माणकारी बल जिसको होरोजेनेटिक फॉरेस्ट कहते हैं। तो होरोज का मतलब यदि हम देखना चाहें तो इसका मतलब होता है पर्वत, होरोज का मतलब पर्वत, और जेनेसिस शब्द से लिया गया जो ग्रीक शब्द होरोजेनेसिस ग्रीक भाषा का शब्द है। होरोज का मतलब पर्वत और जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति। जिस बल के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति होती है उसको पर्वत निर्माणक बल कहते हैं। जैसे हमारा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ भाई, जैसे भारत प्रारंभ में इंडियन प्लेट इसने सी थी, यहाँ पर बेसिकली देखें तो क्या था, टेथिस सागर था, ऊपर में एशियन प्लेट प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर थी। तब जब टेथिस भूसन्नति में मलबा मुख्य रूप से जम गया और इंडियन प्लेट का उत्तर की तरफ जब विस्थापन हुआ तो एशियन प्लेट के मध्य जो टेथिस भूसन्नति का जो मलबा था उसमें जो क्षैतिज बल लगा, संपीड़नात्मक बल, उसकी वजह से क्या है इसके मलबे में वलन पड़ गए, जिसके कारण हिमालय जैसी यानी जो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो जिस प्रकार पर्वत निर्माणकारी बल के अंदर यदि हम देखें तो इसमें भी दो पर यानी पर्वत निर्माणकारी बल में क्षैतिज बल कार्य करता है, उसमें लंबवत बल कार्य कर रहा था महादेशज बल में। तो जो क्षैतिज बल कार्य करता है तो क्षैतिज बल बेसिकली दो तरीके से होता है। एक तो बल क्या होगा, यदि बल क्षैतिज बल विपरीत दिशाओं में लगे, एक चट्टान है उसके विपरीत दिशाओं में बल लगेगा तो यहाँ चट्टान के अंदर खिंचाव आएगा,
तो उसकी वजह से चट्टान में तनाव लगेगा तो यानी क्षैतिज बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो इससे भूपटलीय विभंग उत्पन्न हो जाएगा। भूपटल के अंदर यानी दरार उत्पन्न हो जाएगी, जिसके अंदर चटकन और भ्रंशन की क्रिया प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर होती है। तो तनाव मूलक बल की वजह से तो चटकन और भ्रंश की क्रिया होती है, और इसके अंदर बेसिकली ये प्रश्न आगे आपके यानी भ्रंशन से क्या तात्पर्य, भ्रंशन कितने प्रकार का होता है, इनका यानी हम आगे वाले टॉपिकों के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे वलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, पर्वत निर्माण बल से क्या तात्पर्य है, तो जो पर्वत निर्माणक बल होता है वो बेसिकली क्षैतिज रूप से कार्य करता है। तो पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था बीए पार्ट फर्स्ट में, स्पर्शरेखीय बल क्या है, स्पर्शरेखीय बल पर टिप्पणी कीजिए। तो यानी पर्वत निर्माणक बल को ही स्पर्शरेखीय बल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब बल स्पर्श का मतलब जब बल क्षैतिज रूप से कार्य करता है, क्षैतिज रूप से, और क्षैतिज रूप से संपीड़नात्मक बल लगेगा, तो उससे क्या होगा, यानी चट्टानों आमने सामने जब भिड़ेंगे तो बीच में से यानी दाब की वजह से चट्टानें क्या द्रव अवस्था में होते हुए वो मलबा लहरदार आकृति में वलित हो जाता है, जैसे वलन की क्रिया, सैवलन की क्रिया, या जिससे क्या यदि लंबे समय तक लंबे क्षेत्र में होगा तो वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो उस ऐसा जो क्षैतिज संपीड़नात्मक जो बल लगता है उसको बेसिकली स्पर्श रेखीय बल के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है बेसिकली इसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यानी तनाव मूलक बल, तो क्या होगा, यानी इसमें तनाव आ जाएगा। संपीड़नात्मक बल में क्या होगा भाई, जब दो क्षैतिज बल आमने सामने कार्य करेगा तो बीच की चट्टानों पर दबाव डलेगा तो उसमें लहरदार आकृति में मोड़ पड़ जाएंगे, भूपटलीय बंकन उत्पन्न हो जाएगा। इसमें तो भूपटलीय विभंग हुआ था, दो चट्टानें विपरीत दिशा में खिसकेगी तो उसमें दरार आई थी और दरार से चटकन और भ्रंशन की क्रिया हुई थी। वहीं संपीड़नात्मक बल में भूपटलीय बंकन होगा, इसमें सैवलन तो एक यानी एक बड़ा क्षेत्र निमंजित हो गया, ऊंचा उठ गया, बैठ गया, तो वो सैवलन की क्रिया। वलन यदि सीमित क्षेत्र में चट्टानों में जो लहरदार आकृति में मोड़ पड़ते हैं वो बेसिकली वलन के नाम से जाना जाता है। तो वलन का भी आगे 7 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, वलन से क्या तात्पर्य, वलन को परिभाषित कीजिए, और वलन के अंदर यानी कितने प्रकार का मुख्य रूप से क्या है, वलन होता है। या इसी प्रकार से भ्रंश क्या है, भ्रंश कितने प्रकार का होता है, सैवलन के अंदर उत्सैवलन और असैवलन की क्रिया हो जाती है, यानी उत्सैवलन उठ जाते हैं, यानी इसके अंदर उमंजन और निमंजन की क्रियाएं मुख्य रूप से इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ओवरऑल यदि हम देखें तो ये चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से जो आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिकों का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। इसकी गहराई में जब आगे हम पर्वत निर्माण बल और पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांतों के बारे में करेंगे, या उसमें हम भ्रंशन की क्रिया का अध्ययन करेंगे, या इसके अंदर वलन सैवलन की क्रिया का अध्ययन करेंगे, तो उनका हम बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि पृथ्वी के जो भूपटल है उसमें जो परिवर्तन लाने वाले जो बल है उनको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में सबसे यानी 2 प्रकार का होता है, दीर्घकालिक लंबे समय तक कार्य करे जिसमें पटल के अंदर यानी आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, जैसे पेंजिया का विघटन हुआ, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना। उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के महाद्वीप और महासागर बने, वो पटल विरूपणी बल है। दूसरे पटल विरूपणी बल में भी मैंने बता दिया, यानी उसकी समय अवधि के आधार पर इसको यानी महादेशज बल, जैसे महाद्वीप और महासागर बने। पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वतों का निर्माण हुआ जिसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें तनाव और संपीड़नात्मक बलों ने कार्य किया, जैसे क्या है यहाँ चटकन, भ्रंशन, सैवलन, वलन की क्रिया इसके अंदर देखने को मिली। वहीं महादेशज बल के अंदर यानी ऊपरमुखी ऊंचा उठ गया, अधोमुखी नीचा धस गया, ऊपर उठने से महाद्वीप महासागरों के अंदर उत्थान, उमंजन, निमंजन की क्रिया इसके अंदर देखने को मिली। इस प्रकार दूसरा हम देखते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल अचानक आता है, जैसे भूकंप। तो भूकंप, ज्वालामुखी,
यानी अचानक प्रफुटित होते हैं और उसकी वजह से क्या भूपटल पर आमूलचूल कई बार परिवर्तन आ जाता है। जैसे भूकंप के कारण यानी भारत में अनेक भूकंप, चाहे हिंदुकुश का भूकंप हो चाहे कोलकाता को भूकंप हो, जो सबसे ज्यादा जिसमें 3 लाख लोग काल कल्पित मुख्य रूप से क्या है उसके अंदर हुए थे। इसी प्रकार मैंने बताया 26 जनवरी 2001 को यानी गुजरात के अंदर भुज अंजार के अंदर जो भूकंप की तीव्रता लगभग 9 के आसपास थी, उसकी वजह से लगभग 1 लोग काल कल्पित हो गए थे। वो भुज और अंजार नष्ट लगभग पूर्णतः यानी नष्ट हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये आकस्मिक आता है, अचानक आता है, अचानक ही गुदरेसे में परिवर्तन ला देता है। दूसरा हम बात करते हैं बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल के अंदर बात करते हैं, ये बल क्या करता है, यानी जो पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियां इन अंतर्जात बलों की वजह से बनती है, उसके अंदर फिर परिवर्तन लाकर उसमें कई प्रकार के नए भूदृश्यों का इसके अंदर निर्माण होता है, कुछ का अपर्दन भी होता है। तो बहिर्जात बल में होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन बेसिकली क्या होता है, यानी जो उसके अंदर अपक्ष और अपर्दन की जो संयुक्त प्रक्रिया है उसको बेसिकली कहा जाता है अनाच्छादन के रूप में जाना जाता है। फिर यदि हम अवलोकन करें, अनाच्छादन के अंदर अपक्ष भी क्रिया होगी, अपर्दन की क्रिया होगी। ये भी अपने सिलेबस में आगे अलग अलग टॉपिक आते हैं एमए में, तो उसका और ज्यादा विस्तार हो जाता है। अपक्ष क्या है, तो अपक्ष बेसिकली रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से समझाएंगे। मैं एक बार थोड़ा सा इसका यानी अर्थ बता देता हूं। अपक्ष के अंदर क्या होता है, भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर फूटकर यदि विदरित हो जाएगी, उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा तो अपर्दन में आ जाएगा। अपने स्थान पर भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से चट्टानें टूटकर फूटकर विदरित हो जाएंगी, वो बेसिकली अपक्ष कहलाएगा। अपक्ष दूसरा अपर्दन, इरोशन के अंदर क्या होगा, किसी भी चट्टान का भौतिक कारक जैसे सूर्य हो सकता है या वायु हो सकती है, नदियां हो सकती है, हिम नदी हो सकती है, तो यानी भौतिक कारकों, सूर्य हो सकता है, पाला हो सकता है, कई कारक हो सकते हैं। अपर्दन के अंदर भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर यानी अपर्दित होकर दूसरे स्थान पर उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, वो बेसिकली अपर्दन कहलाता है। प्रतिस्थापन के अंदर बहता हुआ जल भी कार्य करेगा। पवन, वायु बहेगी तो अपने साथ वायु मिट्टी को बहाकर लेके जाएगी, अपरदनात्मक स्वरूप बनेंगे। जैसे मैं बात को छत्रकशिला है, गारा है, हमारा है, जूजेन है, यारडांग है, ड्राइकट जैसी कई कलाकृतियां बनेगी। और इसका अपने 3rd यूनिट के अंदर इनकी एक एक के यानी पूरे पर्सन बनते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हिम नदी है जो यानी स्नोफॉल ऊपर होती है, वहां पर यानी बर्फ की नदी बहती है, उसमें कर्षण कर वो नीचे बढ़ती है, उससे भी कई प्रकार की अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक कलाकृतियां बनती है। सागरी लहरें या तरंगें चलती है तो उससे भी कई प्रकार की अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक कलाकृतियां बनती है। इसके अलावा यदि हम देखें, परिहिमानी भी मुख्य रूप से क्या है, कई प्रकार के अपर्दनात्मक स्वरूपों का निर्माण करती है। तो ये जो बहता हुआ जल, जैसे नदी है, नदी अपने क्षेत्र से निकलेगी तो ऊपरी ऊपर भाग में नदी की कम सहायक नदियां होती है, तो वो प्रमुख रूप से क्या है, आकार की घाटी बनाएगी। थोड़ी सहायक नदियां बन जाएगी, उसके अंदर गोर्ज बन जाएगा, फिर कैनियन बन जाएगा, जलप्रपात बन जाएगा। जब इसके अंदर यानी जलज गर्ती का अविनियमित कुंड का निर्माण होगा। इसके अलावा जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख या प्रमुख रूप से नदी विसर्प, गोपुर झील का निर्माण होगा, यानी गुम्फित नदी का निर्माण होगा, या कहने का तात्पर्य डेल्टा का निर्माण होगा। तो यानी ये जो कारक हैं, ये कारक क्या करते हैं, जो हमारे भूदृश्य है, देखिए पर्वत है, पर्वत से नदी बहेगी तो पर्वतीय क्षेत्रों का क्या होगा, अपर्दन होगा। दूसरा, ये वायु चलेगी तो वायु अपने आसपास की चट्टानों पर अपर्दन करेगी और उस मलबे को निक्षेप भी करेगी। जैसे बालू का स्तूप है या जिसको धोरे भी कहते हैं, टीले के नाम से भी क्या जाना जाता है, दरियन भी कहते हैं। तो यानी इनका निर्माण होगा जब बालू मिट्टी एक जगह पर वायु के मार्ग में रुकावट आ जाएगी तो वहां वो जरूर वहां मिट्टी का निक्षेप करना प्रारंभ कर देगी, बालू का टीला बन जाएगा, या उस पर लहरदार आकृति में चिन्ह बनते हैं, उर्मिक चिन्ह बनेगा, या महीन मिट्टी का निक्षेप होगा, वह लोएस का भी निर्माण होगा। तो कहने का था मेरा तात्पर्य, इन कारकों की वजह से चट्टानों का अपर्दन होता है। इसलिए जो बहिर्जात बल होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंतर्जात बलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच बने
उसको यानी मुख्य रूप से परिवर्तन कर उसको अपरदित करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया है, समतल स्थापक बल पर टिप्पणी कीजिए। तो यानी बहिर्जात बल का ही दूसरा नाम है समतल स्थापक बल। क्यों? क्योंकि अंतर्जात बलों की वजह से जो पर्वत बने, पठार बने, उनका अपरदन का कार्य कौन करता है? ये बाह्य कारक करते हैं। अपक्षय और अपरदन होता है, उसमें ये जो कारक होते हैं ये बेसिकली उनका अपरदन कर उसको यानी समतलीकरण का कार्य करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी, नदी, मैदानी भागों में, समुद्र के डेल्टा क्षेत्र में आती है, समतल का कार्य करती है। इसलिए इस बल को बेसिकली समतल स्थापक बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से इसको बाह्य बल को हम देख रहे हैं, बहिर्जात बल यानी पृथ्वी के बाह्य भूखंड के ऊपर बाह्य कारकों की वजह से जो बल लगाया है वो बहिर्जात बल है। और बहिर्जात बल में हमने बात था अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन में बेसिकली क्या होगा? अपक्षय भी होगा। अपक्षय हो सकता है वो प्राकृतिक कारक में पाला की वजह से भी हो सकता है, तुषार की क्रिया की वजह से हो सकता है, सूर्य का तापमान फैलता है, सिकुड़ती, उसकी वजह से भी अपक्षय हो सकता है। तो अपक्षय भी शामिल करेंगे। अपरदन के अंदर क्या होगा? भौतिक कारकों की वजह से, जैसे ये भौतिक कारक मतलब प्राकृतिक नदियां, चाहे पवन हो, हिम नदी हो, सागरी तरंगे हो या परिहिमानी हो, ये बेसिकली क्या करती हैं? जो यानी ये प्रवाहित होगी तो उसके जिस जिस मार्ग में जो जो चट्टानें आएगी उन चट्टानों का अपरदन भी करेगी और अपरदित मलबा को एक जगह पर ले जाके जहां उनके मार्ग में रुकावट आएगी या उनकी गति कम होगी वहां धीरे धीरे क्या करेगी? निक्षेप करेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो बहिर्जात बल है ये समतल स्थापन का कार्य करते हैं जो आंतर्जात बलों के द्वारा बने थे। इसलिए इस बहिर्जात बल को समतल स्थापक बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ओवरऑल हमने आज भूसंचलन बेसिकली है क्या, भूसंचलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, फिर इनका विस्तार से अध्ययन किया। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली न केवल मैंने बताया बीए पार्ट फर्स्ट में, एम में ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है, ये टॉपिक अपने यूजीसी नेट के अंदर भी लगता है। इसके अलावा अन्य कंपटीशन में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो यानी इसको अपने खोल के इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऑफलाइन के साथ इन ऑनलाइन क्लासेस को भी नियमित रूप से देख रहे हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।